ड्रग्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में भी आम हो चुका है, जहां एक तरफ शिकायतें ये भी आ रही हैं कि चिट्टे का इस्तेमाल हो रहा है और यंगस्टर्स भी इस ड्रग्स की ओर खींचे चले जा रहे हैं। वहीं रिक्रिएशनल ड्रग्स का इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं, चाहे कोई हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति हो या कोई आम व्यक्ति हो जिसके घर में खाने के भी पैसे नहीं हैं। वहाँ पर भी वारदातें ऐसे देखने को मिल रही है कि परिवार ख़त्म हो रहे हैं ड्रग्स की वजह से। ऐसे में कई बार परिवारों की ये शिकायत होती है कि हमने अपने बच्चे को ड्रग्स से छुड़वाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर में भी भेजा, लेकिन डी एडिक्शन सेंटर से वापस आने के बाद भी दोबारा से वो नशे की लत में पड़ गया। ये समझने के लिए कि ड्रग्स को अगर छोड़ना है तो क्या कुछ करना ज़रूरी है और किस तरीके से बच्चों को बचाया जाए कि उन्हें ड्रग्स की लत लगे ही ना, मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र कुमार हैं, जो कि एक नॉन साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकियाट्री हॉस्पिटल में इस समय सर्व कर रहे हैं। इन्हीं से समझेंगे कि आखिर क्या कुछ करना ज़रूरी है जिससे युवा जो हैं वो ड्रग्स से दूर हो जाएं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। शुक्रिया। यही समझना चाहूँगी पहले आपसे कि ड्रग्स का जहाँ तक ताल्लुक है, पहली बात तो ये कि ड्रग्स की लत जिस तरीके से लगती है, कई लोगों को ये मानना है कि आपने एक बार भी अगर किसी भी तरीके के ड्रग का इस्तेमाल किया, चाहे आपने कफ सिरप से शुरू किया हो या सीधा इंजेक्शन से शुरू किया हो, एक बार आपने ड्रग्स ले लिए तो उसके बाद आपको उसकी लत लगेगी ही लगेगी। आपसे समझना चाहूँगी क्या ये सही है, क्योंकि कई सारे युवा ये मानते हैं कि एक बार से तो कुछ नहीं होगा, रेगुलरली अगर लेंगे तो लत लगेगी। हाँ, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि जितने भी लोग फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं सब आगे चल के उस पर डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उस इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनालिटी है, अपने ट्रेड्स हैं जिसको नेचर भी कह देते हैं हम, तो उसके चलते वो एक बार ट्राई करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ले। हो सकता है वो 2 बार या 3 बार ट्राई करे और फिर उसको कईयों को जितना मज़ा मिल जाता है हर किसी को उतना नहीं मिलेगा, तो फिर कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं जो उसका ड्रग टेकिंग बिहेवियर जो रीइंफोर्स कर दें। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, कोई और नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान, जान का नुकसान हो गया, तो उसकी टेंडेंसीज जो हैं या उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पे अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर्स आने लग जाते हैं, कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, स्पोर्ट्स में है, टाइम पे जॉब लग जाती है, सपोर्टिव फैमिली है, तो ड्रग अगर ले भी लेता है एक आध बार तो उसको उससे निकलने के या उसमें एडिक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं और अवेलेबिलिटी, ये इसका भी बड़ा रोल है। किसी टाइम पे हो सकता है ड्रग्स अवेलेबल ना हो, जैसे अल्कोहल के केस में लॉकडाउन में नहीं हुआ, इवन दो लोगों ने कईयों ने बहुत सफ़र किया होगा कि अल्कोहल जब नहीं मिली या अल्टरनेट रूट निकाले होंगे, तो इसलिए अवेलेबिलिटी, एनवायरनमेंटल सिचुएशंस, उसका खुद का ट्रेड्स, नेचर, पर्सनालिटी और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे अल्कोहल में ज़्यादातर हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री हमें मिलती है, फादर में है, चाचा में है, तो बाकी नशों में उतनी शायद नहीं है, बट अल्कोहल में बहुत है, तो इसलिए जेनेटिक फैक्टर्स आल्सो प्ले ए रोल। इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो ब्रेन को सबसे ज़्यादा डैमेज किस तरीके के ड्रग्स करते हैं, जो आजकल बात की जा रही है कि चिट्टे का इस्तेमाल बहुत हो रहा है उसकी वजह से, या जो हम ओपियाइड्स बोलते हैं उसकी वजह से, या कैनबिस और भांग, ये भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपको ब्रेन डैमेज जो है जो हो सकता है, या फिर जो आम नशे, जो सस्ते नशे कहा जाता है कि आप थिनर जो है सूंघ रहे हैं, पेट्रोल सूंघ रहे हैं, उससे भी आपके ब्रेन में जो है इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे तो हर नशा जो है वो ब्रेन पे ही एक्ट करेगा, तो इसको इसलिए भी बोलते हैं हम कि इट्स ए ब्रेन डिसऑर्डर, एडिक्शन इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर। तो जितने भी नशे हैं वो ब्रेन से होके, कुछ ब्रेन को डिप्रेसेंट नशे कहते हैं हम, कुछ स्टिमुलेंट्स कहते हैं। जैसे अल्कोहल है वो डिप्रेसेंट है, वैसे स्टिमुलेंट्स हैं हमारे निकोटीन है। तो इनहेलेंट्स जो हैं, जो सूंघने या उसको और भी तरीके होते हैं लेने के, हफिंग बोलते हैं उसको, बैगिंग बोलते हैं, बैग में डाल के फिर उसको इनहेल करते हैं, या रुमाल में लेके भी करते हैं। तो वो जो थिनर है, पेट्रोल है, ये सब वोलेटाइल सब्सटेंसेस जिनसे फ्यूम्स वगैरह निकलती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ब्रेन को डैमेज करते हैं। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि ये कम एज के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर होमलेस हो सकते हैं या रैग पिकर्स हैं, तो उनमें देखा गया, तो कम एज में जब ये यूज़ होता है तो कई बार डैमेज इरिवर्सिबल होते हैं, वो परमानेंट तौर के लिए मेंटली दे आर नॉट वेल, हो सकता है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी, क्राइम में भी फिर वो इन्वॉल्व हो जाएं। तो बाकी नशों का
एक लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद इफ़ेक्ट आते हैं, बट इसका इनहेलेंट जो है वोलेटाइल सब्सटेंस इसका जल्दी आता है। और कैनबिस जो है भांग, उससे तो ये नोन है कि वो पागलपन भी करती है। कई बार तो कुछ टाइम के यूज़ से भी कर देती है, बट मोस्टली 2-4 साल कंटिन्यूड यूज़ है, हैवी इनटेक है, तो उससे भी पागलपन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। या ऑलरेडी किसी को प्रॉब्लम है तो उसको बढ़ा देती हैं ये। अल्कोहल के अपने इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें मेमोरी डिस्टर्बेंसेस अगर कंटिन्यूस लेता रहता है तो मेमोरी, कॉग्निटिव जो हायर हमारे सोचने की कैपेबिलिटीज़ हैं वो कम होती हैं। ओपियाइड एक अलग तरीके से काम करते हैं, तो अल्टीमेटली हर नशा आ जाके ब्रेन पे इफ़ेक्ट करेगा ही। और जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स माने जाते हैं, चाहे हम बात करें कैनबिस की या फीम हो गया या हशीश हो गया, इन सारी चीज़ों का जिनका इस्तेमाल किया जाता है, इनको लेकर जो है आम युवाओं में, क्योंकि कल्चर इस तरीके का बन गया है और उसके बाद सोशल मीडिया, मूवीज़ या अपने पीयर ग्रुप में अगर बातें डिस्कस होती हैं तो माना ये जाता है कि अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, इनसे कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आपकी बॉडी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इन्हें जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल किया भी जाता है। फिर इसमें ये भी बात की जाती है कि कई सारी कंट्रीज़ में marijuana को लीगलाइज भी करने की बात की गई है। तो आपसे समझना चाहूँगी कि जिन लोगों में ये परसेप्शन है उन्हें क्या सोचना चाहिए इन ड्रग्स को लेने से पहले? देखिए, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे ज़्यादातर कंट्रीज़ और इंडिया भी काफ़ी हद तक ये मानती है कि इन ड्रग्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो कैनबिस है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। दैट्स वाई इट इज़ मेड लीगल इन सम कंट्रीज़ कि टू ए सर्टेन एक्सटेंट वो उसको एज ए रिक्रिएशन यूज़ कर सकते हैं। तो मे बी एक बिट ऑफ कंट्रोल, तो ये बड़ा एक्चुअली डिफ़िकल्ट सी चीज़ है कंट्रोल करना, और इसलिए कुछ कंट्रीज़ उसको बेटर हैंडल कर पा रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही। और बाकी ओपियाइड जो हैं वो यूज़ होते हैं पेन के लिए, कैंसर की पेन है, जब सीवियर पेन है तो उसके और कोई सोल्यूशन नहीं निकलते तो मॉर्फिन, ये सब ओपियाइड प्रिकर्सर से ही निकलते हैं। तो आ जाके इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और कई बार देखा गया है कि इनिशियली जो ड्रग लेना स्टार्ट करते हैं बच्चे या किसी भी एज में कोई करता है, उसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी कई लोग यूज़ करते हैं, खासकर सिगरेट को, अल्कोहल को। कई बार किसी को सोशल गैदरिंग में जाने से दिक्कत है तो इन ऑर्डर टू सोशलाइज बेटर वो अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाता है। क्योंकि एंग्जाइटी है तो बोले हमें लेने से थोड़ा ठीक हो जाता है। तो हर इंडिविजुअल का यूज़, अल्कोहल इज़ यूज्ड इन मैनी प्रिपरेशंस, तो हर चीज़ का एक मेडिसिनल ट्रिगर माना जा सकता है। ट्रिगर भी है, मेडिसिनल यूज़ भी है, पर कंट्रोल इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट। से डबल एज स्वॉर्ड कि कहाँ पे जाके ये मेडिसिनल यूज़ रहेगा, कहाँ ये रिक्रिएशनल और कहाँ ये डिपेंडेंस में बदल जाएगा। तो इसलिए उसको कंट्रोल्ड मतलब मेजर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो आम जो मतलब पब्लिक है उनको तो यही है कि इसको हम ना ही यूज़ करें, बिकॉज दीज आर नॉट लीगल ड्रग्स। ओपियाइड्स जो हैं जितने भी हैं, चाहे वो मेडिकल है या वो हेरोइन है, ये सब इलीगल सब्सटेंसेस हैं। तो इसका तो यूज़ किसी भी सेंस में प्रमोट नहीं किया जा सकता। अल्कोहल इज़ लीगल एंड दैट टू इन ए सर्टेन एज लिमिट, और किस क्वांटिटी में लेना है। अदरवाइज इस पे पेनल्टीज़ हैं। अब ड्राइव करते हैं तो किस क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो एवरीथिंग इज़ डिफाइंड इन लॉ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिफाइंड इन लॉ। आपसे समझना चाहूँगी कितने ऐसे पेशेंट्स आपके पास भी आते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं, और ड्रग एडिक्ट्स का जब आप ट्रिगर मालूम करने की कोशिश करते हैं तो कई बार मालूम ये चलता है कि एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स पहले से थी, डिप्रेशन था, या अन्य कोई ट्रिगर्स थे जो किसी ने केटर नहीं किया उन्हें, या फैमिली को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी तो किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं किया तो बच्चा ड्रग्स की तरफ चला गया। तो ये हर इंडिविजुअल में एक प्री डिस्पोजिशन, किसी भी कंडीशन के लिए प्री डिस्पोजिशन रहती है कि इन इंडिविजुअल्स में ये वाली प्रॉब्लम होने के चांसेस, चाहे ड्रग्स है या और बीमारियां हैं, मूड की, डिप्रेशन की। तो जैसे किसी में फैमिली में हिस्ट्री है डिप्रेशन की तो चांस बढ़ जाते हैं, पहले हो चुका है तो चांस बढ़ जाते हैं। वैसे एडिक्शन का अगर फैमिली में एनवायरनमेंट ऐसा है, ब्रोकन फैमिलीज़ हैं, कन्फ्लिक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये ऑलरेडी ये रिस्क फैक्टर्स हैं। या कोई अदरवाइज़ स्टडीज़ में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, बाद में एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ आते हैं, तो ये सब एक इंडिविजुअल को प्रीडिस्पोज कर देते हैं नशा लेने के लिए। फिर उसकी अवेलेबिलिटी, उस एरिया में किस ड्रग की अवेलेबिलिटी है, हो सकता है एक ड्रग की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो दूसरे से अपनी वो जो प्रॉब्लम्स हैं उससे उसका हल ढूंढने के लिए वो कोई सब्सटेंस ले ले। तो ऐसे नॉर्मली इनिशिएट होता है ड्रग किसी इंडिविजुअल की लाइफ में। फिर पीयर प्रेशर है, तो उसमें भी कुछ लोग हो सकता है बोल दें कि नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मैंने नहीं लेना, घर वाले अच्छा नहीं मानते, सोसाइटी,
तो उसमें भी अलग इंडिविजुअल की अलग एक अप्रोच हो सकती है। तो हो सकता बोले पीयर प्रेशर एक वन ऑफ द रीजंस है कि ऐसे ही स्टार्ट होता है। फिर एज ए सेल्फ मेडिकेशन कई बार आदमी शेयर नहीं करता अपनी प्रॉब्लम्स, उसको लगता है लोग हंसेंगे समझेंगे नहीं, तो वो खुद ही उसका हल ढूंढने की कोशिश करता है। और सुना होता है सोसाइटी में कि थोड़ी सी ले लेनी चाहिए। जैसे अभी भी कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें एक डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ी सी पीने से ठीक रहता है इंसान। तो ये भी जो मिथ्स हैं सोसाइटी में कि थोड़ी सी ले लेने से शायद ठीक होता है, खून पतला रहता है, आदमी हेल्दी रहता है, तो अब ये सब पे हूबहू लागू नहीं होंगी चीज़ें। तो इसलिए हर केस में लेने के अलग रीजंस हैं और फिर लेके दोबारा नहीं लेने के भी बहुत सारे फैक्टर। अब नहीं लेने पे बात करेंगे कि मान लीजिए किसी को ड्रग एडिक्शन हो चुकी है और ड्रग्स को छोड़ना चाहता है, तो फैमिलीज तो पहले यही प्रेफर करती हैं कि घर में ही किसी तरीके से मैनेज हो जाए, डी एडिक्शन सेंटर ले जाने से भी कई बार बचती हैं। तो वहां पर समझना चाहूंगी क्या पॉसिबल है ऐसी कंडीशंस में जहां पर एक इंडिविजुअल ड्रग्स लेने का आदी हो चुका है, आपको लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, क्या उसे मेडिकली मैनेज घर पर ही किया जा सकता है या डी एडिक्शन सेंटर भेजने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, घर पे भी उसको मैनेज कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, उसको ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट और एडमिशन। एडमिशन में फिर डी एडिक्शन फैसिलिटीज़ हैं जहां उसको बोलते हैं मेडिकली असिस्टेड प्रोग्राम्स हैं कि मेडिसिन का यूज़ करके उसके पर्टिकुलर ड्रग, चाहे अल्कोहल है या ओपियोइड प्रोडक्ट्स हैं, उसको उससे डिटॉक्सीफाई किया जाता है। घर पे भी यही प्रोसीजर कर सकते हैं हम। ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, आएगा पेशेंट, उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे और घर पे साथ में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस अगर पॉसिबल हों तो वो साथ में देखे पेशेंट को घर भेजा जा सकता है। फिर वो फॉलोअप पे आके उसकी मेडिसिन टेपर ऑफ करके जो भी आगे फिर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है, एक बार वो निकल गया नशे से फिर उसको मेंटेन करना वो बिहेवियर बड़ा ज़रूरी है। तो डिटॉक्सिफिकेशन शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए मेंटेनेंस प्रोग्राम। अब वो मेंटेनेंस अलग किस्म के, हर इंडिविजुअल में अलग किस्म के। जैसे कोई इंडिविजुअल अगर 5-6 महीने से ही नशा ले रहा है, स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, उसकी फैमिली सपोर्ट अच्छी है, तो उसको हम जल्दी चाहेंगे डिटॉक्सीफाई करके, चाहे घर पे या एडमिट करके डिटॉक्सीफाई करके एक ऐसे ड्रग पे डाल दिया जाए जिसमें खुद नशे जैसी प्रॉपर्टीज़ ना हो, तो वो नशे से बचा रहे। उससे दो काम होंगे, एक तो उसको क्रेविंग्स नहीं होंगी जो एक मेजर रीज़न हो सकता है दोबारा नशा लेने का। दूसरा, अगर उसको कोई ऐसी कंपनी मिल गई जिसमें उसने ले लिया, उसको क्रेविंग कंट्रोल में थी पर फिर भी ले लिया, तो नशा उसको मज़ा नहीं दे पाएगा, तो वो फिर रिपीट नहीं करेगा, उसको गिल्ट फीलिंग हो सकती है, फिर डॉक्टर के पास आ सकता है, डॉक्टर साहब ऐसे मेरे को लैप्स हो गया। रिलैप्स मीन्स कि फिर से वही पैटर्न में लेने लग जाना, एक बार हो जाए तो लैप्स हो गया। तो ऐसे हमने रिलैप्स बचाना है, लैप्स की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेंगी। और ये अगर कोई काफ़ी देर से ड्रग्स ले रहा है, अगर हम ओपियाइड की, हीरोइन की बात करें, काफ़ी देर से 2 साल 5 साल हो गया उसको, फैमिली सपोर्ट भी उतनी नहीं है, उसका जॉब प्रोफाइल भी ऐसा कि वो छुट्टी भी नहीं ले सकता या किसी को बताया नहीं है घर पे, उसके केस में हो सकता है हमें उसको रिप्लेसमेंट ड्रग पे, किसी मेडिकली असिस्टेड ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, तो किसी मेडिसिन पे डालना पड़ेगा जिसमें बेशक नशे जैसी क्वालिटीज़ हों बट एटलीस्ट वो इलीगल नहीं है, उसके हेल्थ जो कॉन्सिक्वेंसेस जिसको लेकर लोगों का ये मानना है कि नशे की गोलियां भी दी जाती हैं अगर डी एडिक्शन किसी को डी एडिक्शन सेंटर में भी भेजा जाता है। तो इन नशे की गोलियों के बारे में समझना चाहूंगी कि ये एक्चुअल में नशे की गोलियां हैं या क्या है? हाँ, इसको एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं कहेंगे नशे की गोलियां, पर क्योंकि इनको नशे जैसी प्रॉपर्टीज़ इनमें हैं और इसको नहीं लेने से वही प्रॉब्लम्स आती हैं जो नशा छोड़ने पे आती थी, तो इसलिए ये पेशेंट्स में और आम पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि ये नशे की गोलियां हैं। कोई भी चीज़ है उसको एक तरीके से यूज़ किया जाए तो वो मेडिसिन है, अगर वही चीज़ वो खुद से लेने, जैसे आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, कोई हमारे पास स्लीप की प्रॉब्लम लेके आता है तो हम उसको स्लीप के लिए मेडिसिन देते हैं, तो वो ट्रीटमेंट हो गया। कोई अगर खुद से ही 5, 7, 10 टैबलेट्स लेने लग जाए तो उसको हम एडिक्शन कहेंगे। फिर वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें टैबलेट 10 साल से ले रहे हैं, हम इससे निकलना चाहते हैं, तो उसको हम एडिक्शन कहेंगे। अगर वो ट्रीटमेंट लेने आ रहा है, हम वही मेडिसिन दे रहे हैं। तो सिमिलरली जो हम किसी नशे से निकलने के लिए, मान लो हीरोइन से निकलने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो नशे जैसा काम करती है, तभी तो उसको विड्रॉल कंट्रोल करेगी। तो वो मेडिसिन अगर बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर या ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के साथ बिना संपर्क रखे खुद ही इंडिविजुअल लेता रहता है बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जितना इनिशियली प्लान नहीं किया था, या ज़रूरत से ज़्यादा लेने लग जाता है,
तो फिर उसको नशे की कैटेगरी में भी समझा जा सकता है। तो डिपेंड्स, हम एक ब्लैक एंड वाइट करके नहीं इसको देख सकते। कुछ मेडिसिन्स हैं जो समय के साथ यूज़ करने से उनकी डोज नहीं बढ़ती, तो वो बेटर उसको मेडिसिन के हिसाब से समझा जा सकता है कि वो बढ़ नहीं रही उसकी डोज, तो वो कंट्रोल्ड वे में वो ले रहा है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसको अगर इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया जाए बिना राय के, तो वो कल को बढ़ सकती हैं। आज 2 पे स्टेबल है, कल 3, 4, 5 की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसको कंट्रोल वे में, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ अगर कोई संपर्क करके ले रहा है मेडिसिन, तो दैट इज़ ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ मैं समझना चाहूँगी कि मेडिकली मैनेज करने के अलावा कितना ज़रूरी है कि जो लोग ड्रग्स छोड़ रहे हैं उन्हें काउंसलिंग भी मिले, कोई साइकोलॉजिस्ट से या तो वो कंसल्ट करें, या वो जो अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, अपना जो प्रोसेस शेयर करना चाहते हैं। अब ये अलग बात है कि डेवलप्ड नेशंस में देखा जाए तो वहाँ पर अल्कोहल अनोनिमस या इस तरीके के सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जिनमें जाकर आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं कि मैं इस एडिक्शन से बाहर निकला कैसे। लेकिन इंडिया में जहाँ पर लोग शर्माते हैं इस बारे में बात करने से भी कि मैं कभी ऐसी एडिक्शन में हुआ करता था, यहाँ पर कितना ज़रूरी है कि वो काउंसलिंग मिले या कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसे लोगों के साथ बात करे जो इस एडिक्शन से बाहर निकल रहे हैं। नहीं, इसका बहुत रोल है। मेडिसिन की एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है मेडिसिन की। साइकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन उसका बहुत रोल है, रिहैबिलिटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इंसान की मोटिवेशन जानना वो और डायनेमिक प्रोसेस है, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे कई लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो कुछ महीनों बाद छोड़ देते हैं, कुछ कंटिन्यू भी रखते हैं उसको, तो उस हिसाब से मोटिवेशन हमारी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो इंडिविजुअल को साथ में साइकोलॉजिकल जो थेरेपीज़ हैं, काउंसलिंग कह लें आप उसको, साइकोथेरेपीज़ मोटिवेशन को बढ़ाने की, फिर जब एक बार नशे से निकल जाता है तो उसको रिलैप्स प्रिवेंशन की थेरेपीज़ होती हैं कि कैसे नशे से दोबारा बच के रहना है। तो ये साइकोलॉजिकल पार्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको फिर अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और उसको नशा छोड़ने में और हेल्प मिलती है। फिर साथ में रिहैबिलिटेशन पार्ट बड़ा ज़रूरी है। मान लो कोई नशे से अब निकल गया तो उसको फिर से रीलोकेट, जो वो काम पहले कर रहा था उसमें फिर से वो जाने लगेगा, उसको थोड़ी सी सेल्फ एस्टीम, डिग्निटी बढ़ेगी, फिर फैमिली सपोर्टिव होगी, हाँ भाई नशा छोड़ गया तो दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग, और फिर एट लार्ज जो सोसाइटी है वो भी देखने लगेगी चेंज किसी इंडिविजुअल में। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो जब उसकी हमने उसको ट्रीटमेंट इसलिए देना है कि हमने उसको उस पॉइंट तक ले जाना है जहाँ से वापस नशे में जाना मुश्किल हो। अब किसी इंसान का जैसे कोई फील्ड में नाम है तो उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फॉर दैट ही हैज़ टू वर्क हार्ड। वो हर चीज़ अवॉइड करेगा जिससे उसको उसमें स्पोर्ट्स में उसको नुकसान होगा। तो ही इज़ मोटिवेटेड टू डू दैट टास्क। अब जब वो नशे से निकल गया, 6 महीने हो गए, साल हो गए, हमें उसे उतना देर सपोर्ट करनी है कि वो उस स्टेज पे जाके खड़ा हो जाए कि वापस फिर नशे की तरफ जाने में उसको 10 बार सोचना पड़े। अभी आपके एक्सपीरियंस में जानना चाहूँगी कि कितने ऐसे केसेस होते हैं जिनमें रिलैप्स हो जाता है, लैप्सिस तो अलग बात है, रिलैप्स हो जाता है, और कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग सक्सेसफुली जो है वो ड्रग्स की आदत को छोड़ पाते हैं? अगर सक्सेस हम इस चीज़ को मानें कि वो कम्प्लीटली ड्रग फ्री, मतलब कोई भी मेडिसिन उसको नहीं चल रही है, तो ये हम चाहते हैं ऐसा हो, बट दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि किसी मेडिसिन पे ही चाहे रह के, एंड उसमें 2 तरह की मेडिसिन है। एक जो ड्रग्स के अगेंस्ट आप कहें कि काम करती है, जिनमें खुद डिपेंडेंस का पोटेंशियल नहीं, हम प्रेफर करते हैं कि अगर बिल्कुल ड्रग से मतलब रहित ना हो सके तो कम से कम उस मेडिसिन पे हो। उस पे भी ना हो पाए तो कम से कम ऐसी मेडिसिन पे हो जो हेल्थ पे उतना रिस्क ना क्रिएट करे, उस पे बहुत ज़्यादा खर्च ना हो, उस पे उसको कोई लीगल प्रॉब्लम ना आए। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्म रिडक्शन, कि जब हम कम्प्लीटली किसी को हेल्प नहीं कर पाएँ उस तरीके से, तो एटलीस्ट उसको हार्म कम से कम हो, उससे उसको हार्म कम होगा, उसको कम होगा तो वो प्रोडक्टिव भी होगा, काम कर पाएगा। तो ये सब प्रोसेस मतलब ऐसे इसको हम इस मामले में देख सकते हैं। सोशल टैबू का समझना चाहूँगी क्योंकि इन सभी मामलों को, ड्रग एडिक्शन हो गया या फिर साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे काफ़ी टैबू माना जाता है कि इसके बारे में या तो बताना भी किसी को नहीं है, और अगर मेडिकल हेल्प सीख करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो सीख करनी ही नहीं है, जाना ही नहीं है किसी के पास, हर एक से छुपा के रखना है, बात ही नहीं करनी है, ट्राई करना है कि सप्रेस हो जाए, ट्राई करना है कि किसी को मालूम ही ना चले ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में समझना चाहूँगी कि
कैसे आप मोटिवेट करेंगे लोगों को कि अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या फिर ड्रग एडिक्शन है, तो वह मेडिकल हेल्प सीक आउट करे कम से कम? कोई भी बीमारी है उसमें सबसे तो इम्पॉर्टेंट रहता है प्राइमरी प्रिवेंशन। एक चीज़ होती है प्राइमोडियल प्रिवेंशन कि मतलब बीमारी हो ही ना। दूसरा है कि प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, टर्शरी प्रिवेंशन है। तो प्राइमरी की अर्ली स्टेजेस में ही पता चल जाए, सेकेंडरी फिर ट्रीटमेंट में, टर्शरी फिर वो मतलब एक एडवांस स्टेप पे पहुंच जाता है जहाँ पे हेल्प उतनी नहीं हम कर पाते। तो प्राइमरी प्रिवेंशन पे हम फोकस करते हैं जब ड्रग डिपेंडेंस की बात होती है कि अर्ली रिकॉग्निशन। तो एज ए पेरेंट या एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज आप बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, उनकी बिहेवियर से नोटिस कर सकते हैं कि कोई भी चेंज उनके बिहेवियर्स में, टीचर नोट कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स नोट कर सकते हैं, आसपास के जो रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, वो अगर बता दें कई बार तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आना, उसके घर आने का टाइम, जाने का टाइम, उसके उठने का टाइम, खाने के पैटर्न्स का टाइम, तो हमें पैटर्न समझने पड़ेंगे। उसके प्राइवेसी, नॉर्मली जो उसकी प्राइवेसी नहीं थी अब वो उसकी प्राइवेसी बनने लग गई। पहले वो उतना इरिटेट नहीं होता था, उसके रूम में अगर चले जाते थे, अब वो इरिटेट होने लगा, थोड़ा सा शकिया सा होने लग गया है, चीज़ें छुपाने लगा है, उतना शेयर नहीं करता, बाथरूम में हो सकता है 10 मिनट की जगह आधा घंटा लगा ले। तो दीज आर द वार्निंग साइंस कि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके एक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में ले जा सकते हैं। तो फैमिली की तरफ से तो इतना ही है। फिर जब एक बार अगर नहीं पता चल पाए टाइम पे, तो जब भी पता चल जाए फिर उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, रादर देन स्टिग्मेटाइजिंग और उसको क्रिटिकल कमेंट पास करने से अच्छा कि सपोर्ट की जाए उसको, तो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में लाया जाए सो दैट he can get out of these things। आखिर में डॉक्टर साहब कि जितने भी अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की भी बात की जाए, आम लोगों की अक्सर ये शिकायत होती है कि अगर हमें किसी थेरेपिस्ट को भी सीक आउट करना है तो बहुत महंगा काम है, अगर डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी है बहुत महंगा काम है, अगर किसी भी कंडीशन में आपको अगर कहीं पे भी हेल्प, मेडिकल हेल्प सीक आउट करनी है तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपसे समझना चाहूँगी कि साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में ही सही क्या कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आम लोगों के लिए, और साथ ही में मैंने देखा कि यहाँ पर भी जन औषधि केंद्र एक जो है वो शुरू किया गया है जहाँ पर सब्सिडाइज मेडिसिन जो है वो मिलती हैं। तो क्या मेडिसिन अप्रोप्रिएट अवेलेबल, एडिक्वेट मात्रा में अवेलेबल होती हैं हॉस्पिटल में, ताकि किसी को अगर प्रॉब्लम है और कोई प्राइवेट ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो इस सरकारी अस्पताल से ले सकता है? बिल्कुल। सरकारी अस्पताल में अगर अपने ही अस्पताल की बात करूं तो हम फुल्ली एक्विप्ड हैं पेशेंट को हेल्प करने के लिए, ट्रीटमेंट वाइज, मेडिसिन वाइज एज वेल। तो जो मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज मेडिसिन हैं दे आर मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट, और हर इंडिविजुअल पेशेंट की अपनी ज़रूरतें हैं। कई बार पेशेंट वो पॉसिबल नहीं होता या अभी के लिए हमारे पास नहीं है, तो वो फिर उनको मार्केट से ही परचेज़ करनी पड़ती है। जन औषधि आने से एक बेनिफिट हो गया कि रीज़नेबल कॉस्ट पे पेशेंट को। अदरवाइज़ भी मोस्ट ऑफ द केसेस में मेडिसिन की कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ विद इन द रीच। अगर उसको जुडिशियसली हम दें तो इट्स विद इन द रीच। और रही बात साइकोलॉजी काउंसलिंग की, काउंसलिंग डेफिनेटली उसके डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, उसको कितने सेशंस चाहिए। और ट्रीटमेंट कॉस्ट की तो बात बाद में आएगी। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, साइकेट्रिस्ट भी कम है, पर फिर भी वो मैनेजेबल नंबर है। बट साइकोलॉजिस्ट की डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और आने वाले टाइम में जल्दी वो पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट का रोल कोई भी एज्यूम कर सकता है। फॉर द टाइम बिंग हम भी एज्यूम कर लेते हैं वो रोल, काउंसलिंग या जो भी पेशेंट को समझाना है। सम अदर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ कैन बी इंक्लूडेड इन इट विद सम ट्रेनिंग इनटू इट। तो ऐसे बहुत महंगा इलाज नहीं कहेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ पेशेंट में हो सकता है महंगी दवाइयाँ भी हों, पर ज़्यादातर रीज़नेबल अमाउंट में, मतलब 500-700 में इलाज जो महीने का पेशेंट को मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि अगर आपको भी ड्रग्स की आदत लग चुकी है या आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके परिवार में कोई ड्रग्स की आदत ड्रग्स की आदत उन्हें लग चुकी है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेल्प सीक आउट करें, कम से कम कोशिश करें कि वो आदत छूट जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ कुछ युवाओं ने ही जब स्टेट लाइन के साथ बात की तो उन्होंने बताया कि 18 वर्ष के एक बच्चे ने भी जो है अपनी जान गंवा दी ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से। ऐसे कई सारे मामले बनते हैं जहाँ ड्रग्स के अनकंट्रोल्ड यूज़ की वजह से युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परिवार भी ये समझें कि उन्हें डॉक्टर के पास ले आएं, डी एडिक्शन सेंटर्स में ले आएं, ताकि उन्हें मदद मिल सके, ना कि इसे छुपाएं कि भाई किसी को मालूम ना चल जाए कि मेरे बच्चा जो है वो नशे की आदत में पड़ चुका है।